साथियों, पीसीएस गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुचर्चित विषय ईरान की समस्याएं या ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष के बीच ईरान बहुचर्चित देश बना हुआ है। ईरान एक कट्टर इस्लामिक देश कैसे बना, कट्टर इस्लामिक देश कैसे बना, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा समझेंगे ईरान के भूतपूर्व इतिहास के संबंध में। तो ईरान में माना जाता है, जो प्रमाण मिले हैं, करीब 3000 साल पूर्व ईसा पूर्व से ही यहाँ मानव सभ्यता का विकास हुआ है। ईरान में 3000 वर्ष ईसा पूर्व मानव सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ पर साइरस महान जैसे शासक हुए। आप इस इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ प्राचीन काल में साइरस महान जैसे शासक ईरान वाले क्षेत्र में हुए। आज का ईरान पहले का पर्सिया या फारस के नाम से प्रसिद्ध था, यह पढ़े हैं। यहीं पर यहूदियों के जरथुष्ट ने अपना धर्म प्रचार किया। बाद के काल पे चल के यहाँ पे पार्थियन सभ्यता का विकास या पार्थियन वंश की साम्राज्य की नींव पड़ी। फिर आगे जाके ससायनी या सासायनी वंश का साम्राज्य विस्तार हुआ और शासन किए, जो ईरान में स्वर्ण युग के नाम से था। कौन सा काल? ससायनी काल जो था, ईरान के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अब इतने महान सभ्यताओं के विकास या साम्राज्यों के विकास का देश एक इस्लामिक देश कैसे बना? क्योंकि यहाँ तो इस्लाम के आगमन से पहले या तो यहूदी थे या फिर बौद्ध थे या एक तरह से जनजाति कबीले के लोग रहते थे। लेकिन 7वीं शताब्दी से लेके अरब क्षेत्र और ईरान पर मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार हुआ और ईरान इस्लामी संस्कृति का केंद्र बन गया। यहाँ पे सफविद वंश की नींव पड़ी। सफविद वंश की नींव पड़ी। ठीक, यह एक शिया समुदाय, मुस्लिमों में एक शिया और सुन्नी के तहत शिया समुदाय का राजवंश था। ठीक, और यह धीरे धीरे यहाँ पे अन्य धर्मों के लोगों को हटाते गए और इस्लाम का प्रचार प्रसार या धर्मांतरण किया जाने लगा। यहीं पे अफरासियाब के वंशज भी शासन करते थे, जिसमें बलबन ने अपने पुत्रों का नाम कैकुबाद उमर से रखा था, जो या अपने आप को अफरासियाब का वंशज साबित करता है बलबन। अफरासियाब के वंशज भी ईरान के ही क्षेत्र में शासन करते थे। जब पेट्रोलियम जैसी उपजाऊ ऊर्जा, पेट्रोलियम जैसी खनिज ऊर्जा का आविष्कार हुआ या खोज हुई, अन्वेषण हुआ, तो ईरान के क्षेत्र में भी काफ़ी पेट्रोलियम के भंडार और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए। तो यहाँ पे एक तेल पर वर्चस्व, इनके तेल खदानों पर वर्चस्व का भी संघर्ष धीरे धीरे बढ़ने लगा। और इसी के क्रम में आगे पढ़ेंगे कि अब एक स्वतंत्र गणराज्य, स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश कैसे एक कट्टर इस्लामिक देश बना। ऐसी क्या परिस्थितियां आई जिससे ईरान कट्टर उदार होते हुए भी कठोरता या कह लीजिए कट्टरता की ओर बढ़ा। इसी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि ईरान में एक क्रांति होती है जिसे इस्लामिक क्रांति कहा जाता है। यह होती है 1979 में। यह होती है 1979 में। 1 फरवरी 1979 की सुबह लाखों ईरानी तेहरान की सड़कों पर अयतुल्ला खमनेई कौन थे? यहाँ के धार्मिक गुरु थे। कौन थे? धार्मिक गुरु।
का स्वागत करने के लिए निकल पड़े, जो 15 वर्षों तक निर्वाचन के बाद ईरान लौटे थे। निर्वाचन नहीं है, सॉरी, निर्वासन है, ये निर्वासन है, निर्वाचन नहीं है। खamenei को निर्वासित कर दिया गया था ईरान से, तो 15 वर्षों बाद ये वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो ईरान के लोग इनका स्वागत करते हैं। 1941 से शासन कर रहे पश्चिमी देश समर्थित शाह जो थे मोहम्मद रजा पहलवी, ईरान छोड़ के चले जाते हैं। पहलवी वंश की स्थापना के पश्चात शाह मोहम्मद रजा, जो 1941 से लेकर 1979 तक शासन कर रहे थे, इस विरोध प्रदर्शन की वजह से ईरान छोड़ के चले जाते हैं। विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए खamenei की वापसी के पश्चात क्रांतिकारियों के सहयोग से सत्ता संभाली किसने? खamenei ने। ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया। अब ईरान कैसा हो गया? एक इस्लामिक गणराज्य। ठीक। 1979 की क्रांति शाह की कारण क्या थे? शाह जो था यहाँ का राजा, यह कठोर नीति दमनकारी शासन के प्रति व्यापक असंतोष का परिणाम था। जो इस्लामिक क्रांति होती है ईरान में, उसका प्रमुख कारण जो यहाँ का शासक था, राजा या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी कहिए, मुखिया, उसके प्रति वहाँ की जनता में व्यापक असंतोष था, क्योंकि उसने ऐसी कठोर नीतियाँ और दमनकारी कानून व्यवस्था स्थापित की थी जिससे जनता पीड़ित थी। साथ ही साथ सामान्य जन सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किए जा रहे थे। इस्लामिक क्रांति के प्रमुख कारण में ईरान के शासक मोहम्मद राजा पहलवी का निरंकुश दमनकारी शासन पहला कारण। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का कमजोर होना, मतलब था तो लोकतांत्रिक देश, लेकिन कहने के लिए था, एक तरह से वहाँ पे तानाशाही व्यवस्था चल रही थी। उसने गुप्त पुलिस सेवक या शावक नाम से गठित की थी। यह विरोधियों को बड़े पैमाने पर मारती पीटती थी या मार देती थी जान से। जनता को जन भागीदारी से वंचित किया गया, राजनीतिक भागीदारी से जनता को वंचित कर दिया गया। तो इस तरह से कहने के लिए तो लोकतंत्र था, लेकिन एक तरह से तानाशाही था। लोगों में राज्य के प्रति असंतोष का भाव उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि राज्य उनके सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा था। साथ ही साथ पश्चिमी सभ्यता, यूरोप और अमेरिका, यूरोप प्लस अमेरिका ईरान के मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप करते थे। धार्मिक वर्ग द्वारा यह आरोप लगाया जाता था ईरान के शाह के ऊपर कि यह अंधाधुंध पश्चिमी सभ्यता का ईरान में प्रसार कर रहा है, जिससे इस इस्लामी धार्मिक गुरु विरोध में आते थे कि इस ईरान तो शिया बाहुल्य मुस्लिम देश है, इसे पश्चिमी कल्चर को अपने यहाँ हावी न किया जाए। इसी क्रम में इस्लामिक मूल्यों को पश्चिमी संस्कृति से खतरा महसूस होने लगा कि इस्लामिक कल्चर या इस्लामी संस्कृति के जो मूल्य थे वो पश्चिमी सभ्यता के मूल्यों से द्वंद्व होने लगा। तो ईरान के धर्मगुरुओं का ये मानना था कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाए हुए रखें और उसी का पालन करें, हम पश्चिमी संस्कृति को नहीं अपनाएंगे। तेल से होने वाली आय का सही वितरण नहीं हो रहा था, राजा ही या शाह अत्यधिक इसका संकेंद्रण कर रहा था। गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही थी, अमीर अमीर होता जा रहा था, गरीब गरीब होता जा रहा था, ग्रामीण जनता का अत्यधिक शोषण हो रहा था। इस तरह धार्मिक वर्ग द्वारा, जो शिया वर्ग के धर्मगुरु थे, जनता को संगठित करना शुरू किया और संस्कृति की रक्षा हेतु एकता का भाव पैदा किए। उनका मेन थीम था कि पश्चिमी कल्चर को ईरान में हावी न होने दिया जाए। तो धार्मिक गुरुओं ने क्या किया, उन्होंने जनता को अपने धर्म, इस्लामिक धर्म के मूल्यों के से परिचित कराया तथा पश्चिमी धर्म को नकारने की बात कही।
19वीं शताब्दी से लेकर शीत युद्ध तक ईरान पर नियंत्रण के लिए ब्रिटिश नीति और अमेरिकी प्रयास शामिल थे। कहने के मतलब है कि ईरान तो स्वतंत्र देश था, परंतु ईरान के चुनाव राजनीतिक निर्णयों में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का हस्तक्षेप होता था। कहने के मतलब था एक तरह से कठपुतली शासक ईरान में शासन कर रहा था अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग से। 1963 में शाह ने श्वेत क्रांति शुरू की, जिसका उद्देश्य था भूमि सुधार, अवसंरचना परियोजना, आर्थिक नियंत्रण और मतदान के अधिकारों का विस्तार कर ईरान को आधुनिकीकरण बनाना। ये काम तो अच्छा था, क्योंकि अगर भूमि सुधार होता तो गरीबी और सामाजिक जो असमानता थी वह समाप्त होती, अवसंरचना विकास होता तो तमाम क्रियाकलाप बढ़ते, आर्थिक नियंत्रण कम होता तो व्यापार उद्योग को बढ़ावा मिलता, और मतदान के अधिकार मिलते तो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता। ये कार्य तो उसके सकारात्मक थे। शाह के कार्यों का विरोध करने वालों को ख्यात शावक पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया का सामना करना पड़ता था। जैसे कार्य तो इनके अच्छे थे, परंतु शावक पुलिस इनके जो ईरान में विरोध प्रदर्शन करते थे उनके प्रति बहुत निर्मम या कठोर निर्णय लेती थी या कार्य करती थी। 1978 के दौरान विरोध प्रदर्शनों का हिंसक दमन और नए विरोध प्रदर्शनों के निरंतर चक्र से शाह की सत्ता पर पकड़ जो है कमजोर होने लगी। शाह की सत्ता पर से पकड़ कमजोर होने लगी। इस्लामिक क्रांति पर ईरान का समाज पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित था। कहने की यह तात्पर्य है कि अब देखेंगे ईरान के क्षेत्र में तो ईरान में कहा जाता है कि इस्लामिक क्रांति से पूर्व ईरान और तेहरान की तुलना पेरिस, लंदन के शहरों से की जाती थी। यहाँ आधुनिकता को अपनाया गया। महिलाओं पर तमाम कुरीतियाँ, कठोर जो मानक थे, प्रथाएं थी, उनको समाप्त किया गया। रहन सहन, खान पान, शिक्षा, स्वास्थ्य तमाम क्षेत्रों में खूब सुधार हुए और ईरान एक स्वतंत्र देश के रूप में वहाँ का समाज एक स्वतंत्र जीवन शैली जीने का आदी होने लगा था। परंतु यह बात धार्मिक गुरुओं को अच्छी नहीं लग रही थी। ईरान यूरोपीय सभ्यता या यूरोपीय कल्चर से अधिक निकट बना रहे, यह धार्मिक गुरुओं को अच्छा नहीं लगता था। ऐसा माना जाता है कि ईरान में विश्वविद्यालय, तमाम शिक्षा के संस्थान अपनाए गए। उनके पहनावे तो चूँकि थे मुस्लिम देश, लेकिन पहनावे यूरोपीय कल्चर के अनुसार होने लगे। महिलाओं को तमाम प्रकार की स्वतंत्रता और शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इन तरह से एक तरह से देखा जाने लगा कि ईरान बहुत जल्दी यूरोप के देशों की तरह हो जाएगा। तो धार्मिक गुरुओं ने क्या किया कि ईरान में विरोध प्रदर्शन और तमाम चीज़ें बढ़ाने लगे, अपना एक वर्ग तैयार करने लगे समर्थक, और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इन सब का परिणाम था कि 1979 में ईरान में क्रांति होती है, जिसे इस्लामिक क्रांति कहा जाता है। ईरान की क्रांति का सबसे बड़ा कारण अमेरिकी समर्थन, शाह का भ्रष्ट शासन होना था और पश्चिमी सभ्यता का समर्थन होना था। 1980 में ईरान इराक युद्ध होता है। ईरान की क्रांति को और बल मिलता है। क्या होता है कि इराक के समर्थन में तो अमेरिका खड़ा था, ईरान अकेले लड़ रहा था। ईरान इस युद्ध में विजयी होता है और ईरान की क्रांति को और बल मिलता है। इसी समय इनका उदय होता है अयतुल्ला खमनेई का, जो इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक और 1979 के ईरानी क्रांति के अग्रणी नेता थे। ये 79 है, 179। इस्लामिक क्रांति गणराज्य के संस्थापक नेता थे। क्रांति को नेतृत्व प्रदान कर जनता को एकजुट कर रहे थे। खमनेई राजा या शाह जो प्रधानमंत्री थे शाह, उनके विरोध में ईरान में एक अपना गुट, अपना एक वर्ग तैयार कर रहे थे। क्रांति को नेतृत्व प्रदान कर जनता को एकजुट किया। इस्लामिक क्रांति का प्रभाव।
इस्लामिक क्रांति का ईरान के समाज या विश्व समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको देखेंगे कि यहाँ राजशाही समाप्त हो गई। अब शाह जो थे उनको हटा दिया गया, ईरान को गणराज्य घोषित किया गया। देखिए काम तो अच्छे किए जा रहे हैं, लेकिन धार्मिक कट्टरता सबके साथ लग गई थी। अयतुल्ला खमनेई सर्वोच्च नेता बन गए, क्योंकि ये धार्मिक गुरु थे और इस्लामिक मान्यताओं को मानने वाले थे। धार्मिक शासन की स्थापना हुई। ईरान जो धर्म निरपेक्ष देश था, वो धर्म सापेक्ष देश बन गया। पश्चिमी देशों के प्रभाव को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया गया कि अब सिर्फ शासन व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक नीतियाँ ईरान के परिप्रेक्ष्य में ली जाएंगी। शरिया पर आधारित नियमों को शासन व्यवस्था को लागू किया गया। महिलाओं और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध बढ़ा दिए गए। शिक्षा और संस्कृति में धार्मिक प्रभाव बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों राजनीतिक विशेषता के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित रही। देखिए तेल निर्यात पर निर्भरता बनी रही, लेकिन विकास बाधित हुआ। हम देखते हैं कि इस क्रांति के प्रभाव क्या पड़े। तो राजशाही समाप्त हो गई, खमनेई सर्वोच्च नेता बन गए, धार्मिक शासन की स्थापना हुई। किसी भी देश में जब धार्मिक शासन की स्थापना होती है तो वहाँ राजनीतिक, सामरिक और अन्य जैसे विदेशी संबंध प्रभावित होते हैं। शरिया पर आधारित कानून व्यवस्था, मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा न देकर शरिया को ही मुख्य शासन व्यवस्था का आधार बनाया। महिलाओं और नागरिकों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध बढ़ाए। ईरान में महिलाओं और नागरिकों की जो स्वतंत्रताएं थी इस्लामिक क्रांति से पूर्व, उन पर इस्लामी के देश राजा या शासक ने कठोर प्रतिबंध बनाए। शिक्षा और संस्कृति में धार्मिक प्रभाव बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और राजनीतिक विशेषज्ञता के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। तेल निर्यात पर निर्भरता बनी रही। वर्तमान में अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? ऐतिहासिक कारण है, राजनीतिक कारण, सामरिक कारण या धार्मिक कारण। तो दोनों देशों के मध्य या तीनों देशों में वैचारिक और धार्मिक टकराव है। क्योंकि इजराइल यहूदी है, अमेरिका ईसाई धर्म से संबंधित ज़्यादा तो लोग रहते हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है अमेरिका। और ईरान शिया इस्लामी धर्म का प्रमुख क्षेत्र है, देश है। जबकि इजराइल यहूदी है। ईरान इजराइल के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करता है। ईरान का आज तक इजराइल के परिप्रेक्ष्य में यह मानना ही नहीं कि कोई देश है। पाकिस्तान भी इसे मान्यता नहीं देता। ईरान भी इजराइल को मान्यता नहीं देता कि वह स्वतंत्र देश है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इजराइल और अमेरिका द्वारा यह लगातार आरोप लगाया जाता है कि ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण करने की पूरी तकनीक विकसित कर रखी है। साथ ही क्षेत्रीय नियंत्रण की होड़ थी। क्षेत्रीय नियंत्रण इन सेंस ईरान के पास पड़ोस में जो देश थे उन पर क्षेत्रीय नियंत्रण करना चाहता था, खास करके अमेरिका, ताकि शक्ति संतुलन बना रहे। लेकिन इस क्षेत्र में ईरान भी अपने, जब धार्मिक शासन की स्थापना होती है तो अपने सामरिक महत्व और राजनीतिक महत्व को विस्तार देने लगता है। इजराइल की सुरक्षा नीति। इजराइल का मानना है कि अगर इजराइल में शांति व्यवस्था चाहिए तो उसके जो शत्रु देश हैं उनसे लगातार संघर्ष कर उन्हें समाप्त करना चाहिए। तो ट्रिपल एच जो है, हमास, हिजबुल्ला और हुती इस्लामिक आतंकवादी संगठन हैं, वह लगातार इजराइल पर अटैक करते रहते हैं। इजराइल इन तमाम समस्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। अमेरिका इजराइल के मध्य मजबूत राजनीतिक गठबंधन है। अमेरिका और इजराइल के बीच मजबूत राजनीतिक गठबंधन पहले से ही व्याप्त है। तेल और सामरिक महत्व के केंद्र स्थापित हैं वहाँ पे। प्रॉक्सी युद्ध या सीरिया, ईरान, इराक, यमन में ईरान और अमेरिकी इजराइल प्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे थे। इस तरह से देखते हैं कि जो तमाम कारण थे और तमाम निष्कर्ष, इन दोनों पर उत्तर लेखन करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो
देखते हैं। इस तरह से इजराइल और ईरान का इस्लामिक क्रांति के पश्चात कठोर प्लस तानाशाही, साथ ही धार्मिक वर्चस्व के आधार पर शासन व्यवस्था संचालित होती है। जहाँ पर धर्म का प्रभाव अधिक होता है वहाँ पे शोषण के अनेक द्वार भी खुलते हैं। इस तरह ईरान आज भी संघर्ष कर रहा है। इजराइल खुद स्वयं संघर्ष कर रहा है अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। अमेरिका द्वारा यह आरोप कि परमाणु बम बना रहा, हम उसे समाप्त करना चाहते हैं, परमाणु बम न बने। इन तमाम क्षेत्रों पे नज़र डालें तो ईरान के पास अभी भी क्षेत्रीय परमाणु परीक्षण जैसी तकनीक विकसित नहीं हुई है, फिर भी उस पर यह आरोप लगाया जाता रहता है। कि ठीक है मित्रों, इसको आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में देखें और शेयर करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। जय हिंद साथियों।